हेलो दोस्तों, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 22। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, जो कि आपका अबुल कलाम आज़ाद होगा। और इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। वे वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बने और वे प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार भी थे। श्री आज़ाद को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रोंक्स जो कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर ब्रोंक्स न्यूयॉर्क में ब्रोंक्स पार्क के भीतर एक चिड़ियाघर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि 26 मार्च 2018 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कोयम्बतूर में भारत के प्रथम नवनिर्मित कीट संग्रहालय का उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का डी, जो कि सार्क की स्थापना 1985 को हुई। और सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, और अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश में हुई। और शुरुआत में इस संगठन में 7 देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में नवंबर 2005 को सार्क में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसको 8वां सदस्य देश बनाया गया। और इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने की थी? मतलब प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, जो कि आपका यहाँ पे मोहम्मद इकबाल होगा। और ये आपका 5 का यहाँ पे और भी कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी। और तथा पहली बार लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आपका भी, जो कि आपका यहाँ पे दरिया साहब होगा। और ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। और इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। और ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर के अवतार माना जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहब प्रमुख है। और ध्यातव ये है कि दरिया साहब उनकी आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि दरभंगा होगा। और बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा जिले में मनाया गया था। और अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। और एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी भी बांधी। और स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारी बल्कि विदेशी सामानों का विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जो कि बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी में है। तो जगदीशपुर, जो कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह के वंशज उज्जैन के परमार वंश के क्षत्रिय थे। और ये आपका जगदीशपुर बिहार के भोजपुर जिले के हिस्सा है। और 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में बिहार में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आपका ए, जो कि क्लोरोफिल से होता है। और क्लोरोफिल सभी हरे पौधों और कुछ अन्य जीवों में मौजूद है। मतलब एक वर्णक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी अवस्था होती है, जो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्लेगरा एक विटामिन जनित रोग है, जो विटामिन जो कि B3 नियासिन की कमी से होता है। और लक्षण सूजन वाली त्वचा, दस्त और मनोभ्रंश आदि जैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका और भी है थायमिन, जो कि B1 बेरी रोग होता है। आपका कैल्सिफेरल, जो कि डी, जो कि रिकेट्स होता है। उसके बाद राइबोफ्लेविन जिसको B2 कहते हैं, इसको इससे चिलोसिस रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि अफ्रीका की मूल जाति एस्ट्रेलाइड है, जिसकी खोज पूर्व प्लीस्टोसिन युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका के टोंग की चट्टानों से हुई। इसका नाम ऑस्ट्रेलियापिथेकस अफ्रीकेनस रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि ब्लीचिंग पाउडर एक रासायनिक सूत्र है जिसका CaOCl2 है, और यह क्लोरीन और बुझे हुए चूने का एक ठोस संयोजन है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइपोक्लोराइट है। इसका उपयोग जल उपचार के लिए और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि नाइट्रोजन गैस के अणु में त्रिसहसंयोगी आबाद होते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। और नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा 78% होती है। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ए, जो कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। और टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जिसमें एक कोलाइडी विलयन का कण प्रकाश की किरणों से प्रकीर्णित कर देते हैं, जो उन पर निर्देशित होती है। उसे टिंडल प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज ने की थी? मतलब अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानव रहित अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान संचालक, रॉकेट प्रक्षेपण और प्रौद्योगिकी रॉकेट, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष मिशन जैसे विज्ञान की खोज के साथ हुई। क्वेश्चन नंबर 16, एक किरण एक अवतल दर्पण की आपतित होती है। यह एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह परावर्तित किरण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि फोकस से गुजरेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। और इसका यदि एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है या मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। और बर्फ ठोस होती है, लेकिन यह पानी पर तैरती है क्योंकि पानी के अणु जमने पर फैलता है और खुले पिंजरों जैसी संरचना बनाता है, जिससे बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। और इसकी किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए बर्फ का आयतन तरल पानी की तुलना में अधिक होता है, और अतः बर्फ हल्की होने के कारण जल पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि वायु के वेग मापने के लिए आप एनीमोमीटर है,
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए है और हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है तथा थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपकरण है। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि नवपाषाण संस्कृत में है। और छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है और घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदी, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव के उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण का पहला ज्ञात स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 20, कुम्हार स्थल संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन, जो कि पाटलिपुत्र से। और यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित स्थल है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल का भग्नावशेष प्राप्त हुई है और यहाँ अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 से शुरू की गई थी और यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला आर्थिक मामलों का विभाग है और इस सर्वेक्षण दस्तावेज के तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए योजना आयोग का उत्तरदायी बनाया गया है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दीर्घावधि विजन, 7 वर्षीय मध्यावधि राजनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में 23 का आंसर हो जाएगा डी, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि CSO होता है, इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर भी कहा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन होगा शायद, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय संगठन होगा इसका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो कि NSSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, जो कि महाराष्ट्र में होगा। और नहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और जो कोंकण क्षेत्र में नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह बंदरगाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों से आने वाले या जाने वाले व्यापारिक यातायात को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि कोलार एवं हट्टी दोनों, कोलार एवं हट्टी दोनों स्वर्ण खाने कर्नाटक में है और एक कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण खान स्वर्ण उत्पादन के दृष्टि से भारत की प्रमुख खान है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26,
गंगा के निचले मैदान में किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गंगा का निचले मैदान पर मैदान जो कि पश्चिम बंगाल के लगभग 15 जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र जल और मृदा संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ पूरे पूरे वर्ष उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु पाई जाती है तथा मिट्टी जलोढ़ होती है और फलस्वरूप इस क्षेत्र में जूट की खेती सर्वाधिक होती है। अध्यात्म है विश्व के 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 27, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन, केन व बेतवा है। इसकी अन्य सहायक नदियां जो कि यमुना, रामगंगा, ताप्ती, गंडक, कोसी आदि है। और यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय के बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28, गोरा पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि गारो होगा। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28 का डी, जो कि गारो पर्वत आपका मेघालय में स्थित है। और ये जैसे गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ी की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, जैसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्यतः आदिवासी रहते हैं, जिनमें से मुख्य गारो लोग हैं। और शिलोंग मेघालय की राजधानी है, इन्हीं पर्वतों में पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे नम स्थानों में से एक है। यह श्रृंखला मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगल पर स्थित पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि वर्ष 2020 के अनुसार चीन शीर्ष कोयला उत्पादक देश है। भारत का स्थान दूसरा तथा इंडोनेशिया का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, कथंगा पठार का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कांगो गणराज्य में कतंगा का पठार स्थित है। कतंगा का पठार में कतंगा के पठार में विश्व के सबसे बड़ा हीरे का भंडार संचित है। इसके साथ साथ यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी संचित है। और इस प्रकार कहा जाता है कि कतंगा का पठार 2 धातुओं जैसे हीरा और तांबा की दृष्टि से भी संपन्न है। इसके साथ साथ इनमें यूरेनियम धातु प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली परत है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि समताप मंडल है। और इस मंडल में ही ओजोन गैस की परिस्थिति पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि साइनाइट होगा। जब आग्नेय या अवसादी शैलों का ताप तथा दाब के कारण रूपांतरण हो जाता है तो कायांतरित शैली का निर्माण होता है। और कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर प्लेट, जो कि हैलाइट मिस्ट और फाइलाइट आदि है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और ऐसे ही एक सप्तवर्षीय मंडल है जो मतलब सप्तवर्षीय तारामंडल है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात के समय दिखने वाला तारामंडल है। और यह सप्तवर्षीय आपका यहाँ पे तारामंडल अप्रैल माह में आकाश के उत्तरी दिशा में दिखाई पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 34, राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कार्यकारी होता है। और 34 का और कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कार्यकारी होता है और निदेशालय राज्य सचिवालय का अधीन कार्य करते हैं, परंतु कुछ मामलों में निदेशालय के नियम कानून सचिवालय से अलग होते हैं। निदेशालय का प्रधान एक निदेशक होता है। मंत्रियों को सलाह देना, विभाग का बजट तैयार करना, अधीनस्थ अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना आदि निदेशालय का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका, तो ये साइंटिफिक नेम में दिया गया है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि निलंबो न्यूसीफेरा है। जैसे कि आपका यहाँ पे 36 का सी, जो कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे भारतीय राज्य में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। भारत में 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, और नीति आयोग का पूरा नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत सरकार ने इस थिंक टैंक की स्थापना की, थिंक टैंक, और यहाँ पे जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर की गई और यह 1 जनवरी 2015, तो यह संस्था राजनीतिक और दीर्घकालिक नीति का कार्यक्रम के ढांचे को डिजाइन करती है और यह नियमित रूप से उनकी प्रगति और प्रभावकारिता पर नजर रखती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपका, और अनुच्छेद 71(1) के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच की विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(2) दो के तहत यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद का शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य को घोषणा करना अविधिमान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 40, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आपका डी, जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और इसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है कि मुख्यमंत्री
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दलों के नेता के मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत की नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे एक माह के भीतर सदन में विध्वंस मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन 41, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि राष्ट्रपति के प्रति होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय है और भारत संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद सूत्र का आहूत करने और सत्राववास करने हेतु तथा लोकसभा को भंग करने हेतु शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका 43 का ए हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी भी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए लोक सेवा आयोग व प्रत्येक राज्य हेतु एक लोक सेवा आयोग होगा। और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1857 के विद्रोह से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध वर्ष 1857 के विद्रोह से है। और वीर कुंवर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्रांति की घोषणा के बाद अपने सिपाहियों समेत आक्रमण का आरा शहर पर कब्जा कर लिया था और अंतोगत्वा अंग्रेजों से युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल सन 1858 में इन्हें वीरगति को प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति, जो कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? रिवोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे असंतोष की उग्र रूप था, जिसने एक क्रांति का ऊपर ले लिया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन व कंपनी के मुख्यालय सेनापति आपका जॉर्ज एनिसन, जो कि विद्रोह प्रारंभ होने के कालीन कैंपबेल को सेनापति नियुक्त किया गया। और इस क्रांति को अनेक विद्वानों ने अलग अलग संख्या दी, जो कि निम्नलिखित है, जो कि बेंजामिन डिसरेली ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। और सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर तथा जेबी मैलेसन ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। और वीडी सावरकर ने 1909 में लिखित अपनी पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता के अग्रणी से नेता तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे। आज़ादी के बाद यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। और इनके जन्म दिवस को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 11 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र भी निकाला।
और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अधिवेशन के सबसे कम आयु के एवं सबसे अधिक बार अध्यक्ष रहे हैं और 1940 से 1945 तक कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 47, आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन की कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आर एम बर्ड तथा जेम्स थॉमसन के संबंध महालवारी व्यवस्था से है और इस व्यवस्था के तहत भूराजस्व की वसूली महाल गांवों के समूह से की जाती है और किसान अपना अपना हिस्सा अदा करते थे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, जो कि मध्य प्रांत के तथा पंजाब में लागू थी। क्वेश्चन नंबर 48, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी का ही एक भाग रहे वांडीवास के युद्ध, जो कि जनवरी 1760 में ही आयुरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट की दिलाली के नेतृत्व से फ्रांसीसी सेना को अंतिम रूप से पराजित किया और इसी युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि वांडीवास का युद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 49, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे दसम ग्रंथ होगा और गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है और दसम ग्रंथ सिख धर्मों के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, जो पूर्ण स्वरूप से 10वें पातशाह के ग्रंथ है और इस ग्रंथ को 10वें बादशाह का ग्रंथ है, जो कि नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी गुरु वचनों का संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली का लाल किला। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था और इसका 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल दिल्ली का लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 51, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा विलियम फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेवा में एक अंग्रेजी व्यापारी था। इसने मुगल सम्राट जहांगीर का शासन काल के दौरान कप्तान हनिक्स के साथ दिल्ली, अंबाला, सुल्तानपुर, अयोध्या और लाहौर सहित भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा की और विलियम फिंच ने कहा कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे विलियम फिंच होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र का, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई थी और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत के रामानंद के द्वारा लाया गया और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनकी रचना कालानुक्रम है। जैसे सबसे पहले रामानुज होगा, जो कि 1017 से 1037 श्री भाष्यम गीत भाष्यम के है और दूसरा नंबर पे होगा नामदेव, जो कि यहाँ पे आपका 1270 से 1350 ईस्वी और इसको अभंग है और तीसरा नंबर पे होगा आपका चैतन्य, जो कि 1486 से 1534 ईस्वी तक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और है और चौथा नंबर पे है तुलसी, जो कि आपका यहाँ पे तुलसी, जो कि 1532 से 1623 ईस्वी तक है और रामचरितमानस गीतावली कवितावली है। तो इसका कालानुक्रम ऐसा हो जाएगा, जो कि सी होगा, जो कि सबसे पहले नामदेव, उसके बाद नहीं, सबसे पहले रामानुज, उसका नामदेव, उसका चैतन्य, उसका तुलसी। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन नंबर 53, तो निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि चंगेज खान का समकालीन सुल्तान जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, और ख्वारिज़्म में शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल शासक चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सेना में दाखिल हुआ। उसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि इल्तुतमिश मंगबरनी की सहायता न करे, और इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की और वह 1224 ईस्वी में भारत से लौट गया। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में वैशाली की नगर बंधु आम्रपली किसके शासनकाल में थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आम्रपली बौद्ध काल में वैशाली की वज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य के नृत्यांगना थी, तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवतिका प्रदान कर दिया, तथा वैशाली की नगरवधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का लिच्छवी, जो कि बिहार की नगरवधु आम्रपाली का था। क्वेश्चन नंबर 55, वज्रयान संप्रदाय है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे बौद्धों का होगा, और 55 का ए हो जाएगा, जो कि वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्मों से संबंधित है, और इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है, और इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस और आदि का सेवन पर बल दिया जाता है, जो कि इसमें आपका मतलब वज्रयान होता है, जो कि इसमें आदि स्थान मतलब इसमें भिक्षा, तप और आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। और वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 56, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि वैशाली होगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली के निकट लगभग 540 ईस्वी पूर्व, कुछ सोर्सों में उनकी जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व में भी हुआ, और उनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थी और बहन थी, और तथा पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि वेद दुनिया की प्रथम धर्म ग्रंथ है, और यह प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, और वेदों की संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद है। और ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ एवं देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है, और सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन है। ये यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड एवं पूजा विधियों का, तथा अथर्ववेद का जादू टोना तथा वशीकरण आदि के बारे में विधान है। क्वेश्चन नंबर 58, संदेव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि संदेव सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, जो तांबे और रांगे जो कि 3 का मिश्रण था। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ, और हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। और जैसे कि यहाँ पे आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो क्वेश्चन 59, फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर किया?
तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कांगो को और मई 2000 सॉरी फीफा ने विश्व कप 2026 से पाकिस्तान, रूस और कांगो को बाहर रखा है। फीफा के प्रशासनिक विफलताओं, जो कि भू राजनीतिक प्रतिबंधों का तीसरा पक्ष हस्तक्षेप और सहित अलग मुद्दों के कारण इन देशों को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो कि 59 का डी हो जाएगा, जो कि फीफा ने विश्व कप 2026 में पाकिस्तान, रूस और कांगो को बाहर रखा और फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अलग अलग मुद्दों के कारण इन देशों को प्रतिबंधित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि मई 2025 में हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। वे एक राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीट है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि छोंगिज अंगमो है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हो चुका है, जो कि जीके जीएस का पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 61 से 80 तक, जो कि आपका यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत का है। और उसके बाद मतलब ड्राइवर पार्ट का 40 क्वेश्चन होता है। तो उसके बाद और एक वाहनों के पार्ट पूजा और लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 81 से 100 तक होगा। तो चलिए यहाँ 61 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में 61, गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना उचित है? तो क्वेश्चन में 61 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि गति के अनुसार 3 सेकेंड के भौतिकी दूरी, तो यहाँ दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 62, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका 62 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे खतरनाक गहरा हो सकता है नहीं, मतलब खतरनाक गहरा है। तो क्वेश्चन नंबर 63, यह यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये आपका हॉर्न बजाना मना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि हॉर्न बजाना मना है। तो क्वेश्चन नंबर 64, भारत सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि सड़क पार करते समय भूमिगत या पैदल पर पाथ का उपयोग करना चाहिए। बी इसमें मतलब दूसरा हो जाएगा बी, जो कि सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। उसका ऑप्शन सी में हो जाएगा, सड़क पार करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 65 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे उपरोक्त सभी शामिल है, जैसे चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़कों पर चिन्हांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक गति व ढीले हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा आपका डी, जो कि ब्रेक को सामान्य होने तक कुछ देर तक बार बार दबाएंगे। ब्रेक को सामान्य होने तक कुछ देर तक बार बार दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, वाहन में खिड़की के सिरों के ऊपर न उठने के क्या कारण हो सकते हैं जब मोटर भी पूर्ण रूप से चल रही हो? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ए, जो कि विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर का खराब होना होता है। क्वेश्चन नंबर 68, जब आप पैदल यात्री क्रॉसिंग, जो कि जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन में 68 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि वाहन रुके और तब तक प्रतीक्षा करे जब तक पैदल यात्री सड़क पार न कर ले और फिर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन में 68 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन में 69,
यह चिन्ह क्या दर्शाता है? तो चित्र में एक गोल चिन्ह लाल घेरे के काली कार और उस ऊपर एक लाल तिरछी रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि ओवरटेकिंग करना मना है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रैफिक लाइट में नारंगी, एम्बर या पीली बत्ती का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि रुकने के लिए तैयार रहे या सावधानी से आगे बढ़े यदि पहले से ही चौराहे पर है। क्वेश्चन नंबर 71, शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना और या कारावास हो सकता है? तो संशोधित नियम के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 10,000 और या 6 महीने की जेल। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जो कि पीयूसी आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि सभी मोटर वाहन के लिए आपको पीयूसी आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 73, किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये किस अधिनियम के द्वारा तहत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रतियोगिता या दौड़, कंपटीशन और रेस ऑन पब्लिक रोड्स में भाग लेने की अनुमति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि धारा 189 होगा। क्वेश्चन नंबर 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किस ट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी ट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला या विशेष प्रयोजन मशीनरी के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक मोटर वाहन है। क्वेश्चन नंबर 76, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र जो कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का प्रावधान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि धारा 115 होगा। और क्वेश्चन नंबर 77, शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले रुपए 2,000 जुर्माना या नए अनुसार यह राशि होगी तो 10,000 रुपया हो जाएगी। LMB का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट मोटर व्हीकल। LMB का पूरा नाम होगा, जो कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, ओवरलोड ऑफ पैसेंजर पर प्रत्येक यात्री पर जुर्माना राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 79 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति पर जुर्माना है। क्वेश्चन नंबर 80, रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना राशि है। तो इसका आंसर रेड लाइट जंप करने पर इसका जुर्माना है आप पर 5,000 का जुर्माना है। अगर आपने रेड लाइट है और आपने पार कर दिया तो इसमें 5,000 का आपका जुर्माना लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे 81 से 100 तक, जो कि वाहनों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हेडलाइट द्वारा उत्पन्न रोशनी निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 81 का सी हो जाएगा, जो कि हेडलाइट द्वारा उत्पन्न रोशनी रिफ्लेक्टर तथा बल्ब की फिटिंग पर निर्भर करती है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि ABS कहते हैं और उसका मुख्य भूमिका है कि क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यह व्हील को लॉक ना कर होने दे और इसे और दिशात्मक नियंत्रण बरकरार रखता है। क्वेश्चन नंबर 83, सस्पेंशन सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि इंजन टॉर्को का बढ़ावा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य है एक वाहन की बॉडी को यथा स्थिति पर बनाए रखना। 2, आपका फ्रेम तक सड़क झटकों पर पहुंचने से रोकना। 3, आपका ब्रेकिंग टॉर्क को चेसिस
टॉर्क में ट्रांसफर करना, और 4 आपका यह प्रणाली रोड पर उपस्थित गड्ढों द्वारा उत्पन्न झटकों को समाप्त करके अन्य पुर्जों को क्षति पहुंचने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 84, रियर एक्सल में आवाज आने के कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका उपरोक्त सभी होगा, जो कि व्हील बेयरिंग का खराब होना, डिफरेंशियल में ऑयल का ना होना, या फिर टेल पिनियन वायरिंग का खराब होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां इंजन को गियर से फ्लूइड कपलिंग द्वारा जुड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका 84 का तो आंसर हम लोग देख लिए, डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां इंजन को गियर से इसके द्वारा जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली फ्लूइड कपलिंग से जोड़ती है। और इसका फ्लूइड कपलिंग से जोड़ती है। आपका क्वेश्चन में 86 देख लेते हैं, दाब प्लेट किस पदार्थ से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि दाब प्लेट उच्च तन्य स्टीली लोहे की बनी होती है। और दाब प्लेट यह क्लच असेंबली से का सबसे भारी हिस्सा है, और इसका मुख्य कार्य चालित प्लेट के साथ समान संपर्क स्थापित करना है, जिसके माध्यम से प्रेशर स्प्रिंग इंजन का पूर्ण टॉर्क का संचालित करने के लिए पर्याप्त बल लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, स्टार्टिंग प्रणाली में शामिल है। तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि स्टार्टिंग प्रणाली में एक बैटरी और एक इग्निशन स्विच और एक सेल्फ मोटर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 88, तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि बैटरी, इग्निशन स्विच और वाइपर मोटर शामिल है, और नहीं सेल्फ मोटर शामिल है, सेल्फ मोटर, जो कि बैटरी, इग्निशन स्विच और सेल्फ मोटर शामिल है इसमें स्टार्टिंग की प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 88, वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर में लगा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर अंदर की तरफ तथा बाहर की तरफ दोनों ओर लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर अंदर की तरफ लगी होती है, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 89, एग्जॉस्ट प्रणाली में कौन सा भाग के द्वारा एग्जॉस्ट गैसों का शोर कम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि अपना मफलर के द्वारा एग्जॉस्ट प्रणाली में एग्जॉस्ट गैसों को शोर को कम किया जाता है। और हर बार जब किसी वाहन के निकास वाल्व खुलते हैं तो इंजन के दहन से बनी जली हुई गैसों का एक बड़ा विस्फोट निकास होता है। प्रणाली में जारी होने का गैसों का निकलने से बहुत तेज आवाज होती है, जिसे मफलर कम कर देता है। मफलर टेल पाइप से पहले निकास प्रणाली का अंतिम हिस्सा है। तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मफलर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, MPFI का विस्तृत रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा MPFI का विस्तृत रूप मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि MPFI मल्टी पॉइंट फ्लूइड इंजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, इंटरनल कंबशन इंजन में लुब्रिकेशन का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि डीजल के स्नेहन जो कि लुब्रिकेशन का कार्य है, और दो धातुओं के बीच घर्षण को कम करना, घटकों का अतितापन करना, अर्थात भागों से ठंडा करना, रगड़ के कारण घटकों घर्षण को संरक्षण को रोकना, यदि कोई गंदे कण मौजूद है तो इंजन की आयु खराब हो जाती है, और स्नेहक इसे दूर करने में भी मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि घर्षण को कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, रिपेयर मैनुअल प्रकाशित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि रिपेयर मैनुअल प्राय द्वितीय पार्ट द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जो ऑटोमेटिव मरम्मत एवं विशेषज्ञ होते हैं। और कुछ रिपेयर मैनुअल को आमतौर पर आरेख तस्वीर की चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं, और तकनीशियनों के द्वारा इस मैनुअल को पालन करना आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 का आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रहेगा आपका
तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बी, जो कि द्वितीय पार्थ द्वारा इसका मैनुअल का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, स्नेहक तेल में दूषण जो कि कॉन्टेमिनेशन निम्न में से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका पिस्टन और रिंग का घिस जाने से। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ए हो जाएगा, जो कि स्नेहक तेल में दूषण पिस्टन और रिंग के घिस जाने से होता है, इंजन बेयरिंग का घिसना। तो क्वेश्चन नंबर 94, पिस्टन रिंग से सामान्यतः बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। और पिस्टन रिंग सामान्यतः हाई ग्रेड कास्ट आयरन तथा सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन से बनाई जाती है, जिस कारण ये उच्च प्रत्यास्थना तथा निम्न कंपन वाली होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे कास्ट आयरन के सिलेंडर में स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, डीजल इंजन के रुक जाने का कारण बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि डीजल इंजन में वायु का प्रथमतया दबाया जाता है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ जाता है। और इसके बाद इसमें जैसे ही डीजल उड़ेला जाता है, यह गर्मी की वजह से जलने लगता है, जिसकी वजह से यह गर्मी पैदा होती है और यह अपने ऊपर लगे पिस्टन के धकेलता है यदि डीजल इंजन में इंजन प्रणाली का एयर लॉकिंग लीकेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, डीजल ईंधन का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पेट्रोल का 247 से 280 डिग्री सेल्सियस होता है। डीजल का आपका यहाँ पे 210 डिग्री होता है। हाइड्रोजन का 536 डिग्री, ब्यूटेन का 405 डिग्री, एथेनॉल का 365 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 97, स्नेहक तेल जो कि एसई 90 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आपका सॉरी इसका 97 का ए, इन सब से एसई का संयोजन एसई 40 से अधिक होता है, अर्थात एसई 90 वाला स्नेहक तेल एसई 40 से गढ़ा होगा। और स्नेहक ये स्नेहक ये आपका तेल प्रयोग इंजन ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि लुब्रिकेंट सामान्यतः कोयला जानवरों की हड्डी, वनस्पति आदि से बनाए जाते हैं। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, द्रवीय लुब्रिकेंट जो कि फैटी ऑयल और मोबिल ऑयल, और अर्ध ठोस लुब्रिकेंट जो कि ग्रीस और मोम होता है, और ठोस लुब्रिकेंट जो कि ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो ये क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में हो तब इंजन से कूलेंट का प्रवाह लगातार रेडिएटर में होता रहेगा, जिससे कूलेंट लगातार ठंडा होता रहेगा तथा इंजन का कार्यकारी तापमान एक निश्चित सीमा से कम हो जाएगी, और जिससे इंजन का स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इंजन का स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्रैंक शाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सी हो जाएगा, जो कि क्रैंक शाफ्ट को ड्रिल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है, और क्रैंक शाफ्ट को फोल्ड स्टील द्वारा बनाया जाता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट का पहला पार्ट है, जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मिशन कनेक्टिंग रोड्स की सहायता से सर्कुलर मोशन में परिवर्तित होता है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 100 और प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग का सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, जो कि 23, 24 और 25। और आज है 6 तारीख है, जो कि हम लोग 4 दिन पहले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे, और देखते हैं अगर आज तीनों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो सकता है तो आज कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।